हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। अमेरिका ईरान के साथ डील के करीब, ट्रंप ने दुनिया की सियासत बदल दी। भारत को बड़ा धचका, अमेरिकी सदर ने भारत में एप्पल मोबाइल्स के सीईओ को प्लांट लगाने से रोक दिया। पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रंप तिजारत करने के बयान पर कायम है। दूसरी तरफ तुर्की में रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जाने का अंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात क्या अमन और तिजारत का दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? वाशिंगटन से हम बात करेंगे सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब से डिटेल में इस इशू पर। इसके अलावा पाक भारत जंग दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी आईपीएल को ले डूबी। धर्मशाला स्टेडियम में जारी मैच खत्म करना पड़ा। गैर मुल्की खिलाड़ियों में खौफो हरास, दिल्ली तक पहुंचने में मुश्किलात। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीएसएल लीग भी रोकना पड़ी। पाक भारत जंग ने दुनिया क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर भी हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नौमान न्याज और बानी। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की खबरें। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए मीडिया से दूर रहने का क्यों फैसला किया? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तब्दीली से बानी पीटीआई ने यू टर्न क्यों लिया? मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के मिडिल ईस्ट के विजिट के हवाले से, और जो कि सऊदी कतर से होता हुआ अब यूएई जो है वो पहुंचे हैं ट्रंप, और ये इनका थर्ड एंड फाइनल स्टॉप है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब बताइएगा कैसा देख रहे हैं आप ट्रंप के इस विजिट को, जिसमें उन्होंने बेतहाशा जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं दैट आर वर्थ डिस्कसिंग। सऊदी कतर से होते हुए अब वो यूएई पहुंचे हैं। चाहे स्टेटमेंट ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से हो, चाहे उनका ये कहना हो आई कैन सेटल एनीथिंग, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। हाउ डू यू सी हिज दिस विजिट एंड ऑल दी स्टेटमेंट्स? देखिए, जो सदर ट्रंप है उनकी बड़े अरसे से ख्वाहिश है, जिसका उन्होंने अपने पहले दौर में भी इजहार किया था कि दुनिया उनको सिर्फ एक ऐसे सदर की हैसियत से न जाने के जिन्होंने अमेरिका से बहुत सारे तारकीन वतन को निकाल बाहर किया था, बल्कि एक ऐसे शख्स की हैसियत से पहचाने, उनका नाम तारीख में रहे कि जिसने आलमी अमन के लिए भी काम किया, कंट्रीब्यूट किया। और ये जो इनका मिडिल ईस्ट का दौरा है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। उनका आपको याद होगा कि जो अब्राहमिक अकॉर्ड जो हैं वो भी उन्हीं के पहले दौर में शुरू हुए थे, बातचीत का आगाज हुआ था, और अब फिर वो उस पर जोरों शोर से करके दरपर्दा वो काम कर रहे हैं। और उनके जहन में एक पूरा मॉडल है जिसके तहत वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और यूएई, जिसके बारे में उन्होंने गुफ्तगू भी की सऊदी अरब में, यूएई ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया है, सऊदी अरब रिकॉग्नाइज कर ले, शाम भी रिकॉग्नाइज कर ले और शाम के भी अच्छे ताल्लुकात हों। एक मिडिल ईस्ट में इसराइल को पहले तो इसराइल की एक्सेप्टेंस हो अरबों में, और उसके बाद फिर इसका हल निकाला जाए जिसमें फलस्तीनियों की भी स्टेटस को भी मुतय्यन किया जाएगा। और उसके बाद वो ये है कि एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पे मिडिल ईस्ट सामने आए। इसी सिलसिले में उन्होंने वो जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आया था जिसमें उनको लगा था कि जंग जो है बहुत तेजी से न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है। वहाँ उन्होंने बड़ी एक्टिवली इसमें उन्होंने इंटरवीन किया और जंग को रुकवाया, और अब वो चाह भी रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं कि जो असल मसला है कश्मीर, उसको भी आप हल करने की कोशिश करें, कोई बातचीत के जरिए निकालने कोई रास्ता। तो सदर ट्रंप की जो सारी कोशिशें हैं वो इसी तरफ इशारा करें कि अपने आप को वो एक आलमी अमन के लीडर के तौर पे अपनी शिनाख्त करा सकें। और इसके पीछे जो है, जब वो बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की भी बात करते हैं या अगर ईरान की भी बात करते हैं, जिस चीज़ पे वो जोर देते हैं वो है तिजारत, और सैंक्शंस हटाने की बात करते हैं वो ईरान पे से भी, जाहिर है फिर जिससे उनकी इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा। या इंडिया पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि हम आपसे जो है वो ट्रेड करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उनका ट्रम्प कार्ड है, और क्योंकि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो वो इसके थ्रू जो है अपनी ये इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ईरान की डील हो, उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ उनका ट्रम्प कार्ड नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल कन्विक्शन भी है। वो खुद एक सरमायादार हैं, बड़े सरमायादार हैं, बहुत बड़े नहीं थी लेकिन बड़े सरमायादार हैं, और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर चीज़ का हल जो है
फ्री इकॉनमी में है, फ्री सरमायाकारी में है, जिसमें सरमायाकारी हो, इंडस्ट्रीज खुले, तजारत हो, तरक्की हो, और उन इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर तजारत होगी तो खुशहाली आएगी, अगर खुशहाली आएगी तो लोग नहीं लड़ेंगे। अब ये जरा सिंपलिस्टिक अप्रोच जरूर है, लेकिन ये उनकी अपनी कन्विक्शन है जिसके तहत वो ये काम करते हैं। जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अभी आपने जिस तरीके का ये चीज़ें बताई हैं, और हम भी यहाँ से देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब का जो मिडल ईस्ट का दौरा है एक बड़े पॉजिटिव उस पर शुरू हुआ, और पॉजिटिव ये चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, हमें नज़र भी आ रही हैं। एक तरफ तो सारा वहाँ मिडल ईस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जंगें, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स, लोग ना मरें, वही आप वाली बात ट्रेड हो। और अभी उन्होंने उनको सऊदी अरब के साथ 600 बिलियन डॉलर्स की भी उनकी कोई डील्स वगैरह हुई हैं। अब इन्होंने वेपन्स भी सप्लाई करने हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में, कुछ अपने जो इनके अलाइज हैं। तो एक साइड पे वो ट्रेड चाहते हैं, पीस चाहते हैं, मुल्कों के दरमियान अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ जो वार इंडस्ट्री जो है, तो ये कैसे फिर चलेगी, ये कैसे फिर दोनों चीज़ें इकट्ठे चलेंगी? सर, असला भी देना है, बेचना है, और साथ में आपने अमन भी करवाना है सर, और मुल्कों के दरमियान दोस्तें भी करवानी है। असल मसला तो इसराइल को तस्लीम करने वाला था, या ये ईरान वाला है, वो तो मसले आपको हल होते नज़र आ रहे हैं। देन वाई दीज, इसका क्या बनेगा सर? फिर वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। बड़ी अच्छी बात की आपने। ये एक आप देखें, इससे आपकी बात से जो एक शख्सियत सामने उभर के आती है वो एक ताजिर की है कि भाई ठीक है, अमन हो कि जंग हो, मेरी चीजें तो खरीदो। अगर जंग है तो हम असला बेचेंगे, अमन है तो दवाई ले जाना हमारे यहाँ से, लेकिन मेरी दुकान पे आते रहो। तो ये जो अप्रोच है उनका, उसके बारे में बहुत खुले हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो चीज़ बनाते हैं, अगर खरीदार है तो हम चाहेंगे कि वो खरीदे। और अमेरिका की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अमेरिका वाहिद मुल्क है जहाँ आपको पता है कि असला हुकूमत नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। और वो खुद यहाँ आप देखें, जिस तरह अमेरिका के अंदर कारोबार होता है, बाज़ाब्ता बिडिंग होती है, कंपटीशन होता है, कंपनीज के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारा जहाज बेहतर है, हमारी तोप बेहतर है, और उसके बाद हुकूमत उनमें जो सबसे अच्छा लगता है वो खरीद लेती है। तो ये तो सिलसिला रहेगा, ये एक अमरीकी कल्चर का एक हिस्सा है। आप देखें यहाँ बड़ी कोशिशों के बावजूद, आप देखें स्कूलों में यहाँ कितने कत्ल होते हैं, सड़कों पर लोग कत्ल हो जाते हैं, लेकिन आज तक कोई पाबंदी नहीं लगा सका, इसलिए कि राइफल वालों की जो लॉबी है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप समझ लें कि अमरीकी कल्चर की कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसमें अमन की भी बात करते हैं और असलाह भी बेचते हैं, मुल्क में भी, मुल्क के बाहर भी। अच्छा, ये शाम के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक हुआ है, और उनकी मुलाकात भी हुई है। जो शाम के नए लीडर आए हैं सामने, जिनके खिलाफ पहले पाबंदियां भी लगाई थी, और बहुत सारे इनके स्ट्रिक्ट एक्शन भी थे अमेरिकन के, और जिस पे वो लग रहा है कि MBS जो है उनकी सिफारिश पे या उनके साथ मुज़ाकरात के बाद उन्होंने उन पे सैंक्शंस हटाई हैं, जिस पे MBS बहुत खुश भी थे। तो ये बदले में क्या दिया होगा शाम ने, अगर उन पे पाबंदियां उठाई गई हैं? कोई आपकी मतलब असेसमेंट क्या कहती है? कि क्योंकि ऑफ कोर्स ये गिव एंड टेक ही होता है, इसमें दोस्ती यारी तो बाद में आती है, पहले तो अपने इंटरेस्ट देखे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि MBS ने एक चीज सेल की है इनको, और उसकी जिम्मेदारी भी ली है। वो ये है कि आप ये देखें कि इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट में जो माइनॉरिटीज हैं उनसे ताल्लुकात रखता था, ठीक है, और है अभी उनके ताल्लुकात जो छोटी छोटी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो उनमें से एक दो तो अब ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमानों से अलग भी उन्होंने कर लिया, करके उनके अकायद मुसलमानों से बहुत मिलते हैं। अलवी जो है वो अपने आप को मुसलमानों में शामिल करते हैं, लेकिन उनको अब से कुछ अर्से पहले तक तो हमारे जो असनाशी शिया हज़रात हैं वो भी उनको मुसलमान नहीं मानते थे, फिर इमाम खोमेनी ने उनको मुसलमान बनवाया, और उनके बहुत पुराने झगड़े हैं वहाँ की अक्सरियत जो है सुन्नी अक्सरियत के साथ। तो MBS ने ये चीज़ बेची इसराइल को और अमेरिका को कि आपको अगर अक्सरियत आपकी फ्रेंडली हो जाए, अक्सरियत से दोस्ती हो जाए, तो आपको अक्सरियत को साथ लेके चलने की क्या जरूरत है। उसमें इन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो शाम यानी जो बॉर्डरिंग ममालिक हैं इसराइल के, वहाँ अक्सरियत के रवैये में नरमी लाएंगे और इसराइल को अक्रॉस द बोर्ड तस्लीम करवाएंगे, और एक ऐसी सूरत हाल होगी कि इसमें इसराइल एक बराबर के फरीज के तौर पे मिडल ईस्ट में रह सकेगा। ये बड़ी बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, ट्रम्प साहब ने जो एफर्ट्स कर रही हैं, मतलब जो वहाँ पे खित्ते में जितनी ब्लड शेड हमने देखा है चीज़ें,
ये चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं पे पीस आ रहा है, चीज़ें वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो अभी वो पेन इन द नेक रहेगा उसको कैसे हल करेंगे? इसराइल वर्सेस ईरान जो है, बाकी तो ममालिक की चलें हमें समझ आ रही है कि 2 नेशन या 2 स्टेट्स का जो फार्मूला है जिस पे सऊदीज़ भी कहते रहे और बहुत सारी इस पर मेरा ख्याल है प्रोग्रेस भी हो गई थी, ईरान और ये इसराइल के कैसे तल्लुकात ठीक होंगे? अगर वो ख़राब रहेंगे तो फिर तो खिता तो उसी तरीके का रहेगा जैसे पहले था। अभी वैसे जैसे अभी रबिया ने पूछा, वो न्यूक्लियर डील के हवाले से भी कुछ उनके साइंस बड़े अच्छे आ रहे हैं कि शायद वो कह रहे हैं अमेरिकन को कि आप अगर हमारे ऊपर से ये सैंक्शंस हटाएं तो हम न्यूक्लियर डील के लिए भी तैयार हैं। तो इनका ज़रा बताइएगा ये मसला कैसे हल होगा सर? ठीक है ना, इसमें भी तो 2 महाजों पे काम हो रहा है। एक तो आप देखें इन्होंने ईरान को डिसएंगेज किया पूरे खत्ते से। शाम में ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया, लुबनान में ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया, ठीक है। इराक में गच्चे इराक शिया अक्सरियत का मुल्क है और लेकिन उनके ताल्लुकात ईरान के साथ अमेरिका ने वैसे नहीं होने दिए जैसे होने चाहिए थे। तो वो जो एक ईरान का ब्लॉक बन रहा था उसको कमजोर किया गया। दूसरी तरफ ईरान से बातचीत का भी सिलसिला जारी है। ईरान से भी कहा जा रहा है कि आपकी जो एक प्रोमिनेंट हैसियत है, आप सबसे बड़ी आबादी के मुल्क मिडिल ईस्ट में, उसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आप हमारी मुखालफत के बजाय हमारे साथ मिल के काम करें। तो दोनों मास पे काम हो रहा है, एक तरफ से दबाव भी डाला जा रहा है और एक तरफ से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। अब इसमें जो भी अप्रोच कामयाब हो वही होगा, लेकिन ईरान अपने मौजूदा पोस्चर के लिहाज से जिस तरह के फलस्तीन का हामी, इसराइल का मुखालिफ, सऊदी अरब का मुखालिफ और उस तरह अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। अगर अमेरिका के साथ मिल के काम करना है तो ईरान को अपने रवैये में तब्दील लानी पड़ेगी। ये मैसेज अमेरिका की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से दिया जा रहा है इसराइल को। जो आपने पहले बात की थी सऊदी अरब को हथियार बेचने की, वो भी इसी वजह से है कि ईरान को ये साथ दिलाया जाए कि अब सऊदी अरब इतना मजबूत हो गया है कि आप सऊदी अरब के साथ बड़ा राज जंग नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, मादारी। मेरा ख्याल है आपको अगर रबिया के पास कोई पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड अब ये भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जरा उस पे मेरा ख्याल है जी, उस तरफ आते हैं। बिल्कुल। और जब हम ईरान की भी बात करते हैं तो एक जो चीज़ सामने आती है वो यही न्यूक्लियर डील है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया की जब बात की जाती है और बार बार ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का इशू जो है उसको उन्होंने उठाया है और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो यही है हमारे लिए कि कश्मीर जो है वो वापस से एक ग्लोबल डिस्कशन में जो है वो हम देख रहे हैं कि आ चुका है। इसको किस हद तक ट्रंप पुश करेंगे, आपको लगता है पुश कर पाएंगे कि नहीं? अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस पर भी कॉमेंट कर दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है मुखालफत देखी जा रही है ट्रंप की इंडिया में भी, और इंडिया जो कि अमेरिका को अपना बहुत करीब समझता था और उनको एक सपोर्ट थी अमेरिका की तरफ से, जैसे हमें चाइना से जो है वो सपोर्ट है, उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुखालफत जो है वो नज़र आ रही है आफ्टर ट्रंप अनाउंस दिस सीज फायर। तो इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखें ये जो है इंडिया ज़रा टेढ़ी की खीर है अमेरिका के लिए, इसलिए कि इंडिया पे कोई इस तरह दबाव अमेरिका नहीं डाल सकता जिस तरह मसलन वो सऊदी अरब पे डाल सकता है, यूएई पे डाल सकता है, किसी ज़माने में पाकिस्तान पे डालता था। उसकी वजह है कि इंडिया ने एक तवील अरसा अमरीकी कैंप से बाहर रह के गुजारा है। उसके आज भी सोवियत यूनियन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका अपना भी एक कैंप मौजूद है और फिर उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, उसकी इकॉनमी भी बड़ी है। तो वो इस तरह प्रेशर कबूल नहीं करेगा और इसलिए आप देखिए कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ सदर ट्रंप के बयानात पे तो नज़र रखी जा रही है, लेकिन जो 2-3 दिन पहले अमरीकी दफ्तर खारजा ने बयान दिया था उसको इग्नोर किया जा रहा है। उसमें उन्होंने जब उनसे ये सारी बात की गई कश्मीर के और उनसे पूछा गया कि इंडिया तो कश्मीर में सालिसी को मानता ही नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो फोकस ये है कि भारत और पाकिस्तान बराह गुफ्तगू करें और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन हो, शुरू हो आपस में बराह बातचीत, फिर सारे रास्ते निकल आएंगे। पहली कोशिश हमारी यही है। यानी फिर वही बात आ गई कि जो भारत कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान मिल के इस मसले को हल करें, तो अमेरिका फिर जब उनसे मजीद जब वो सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में एक रोल अदा कर सकेंगे जिनमें जो फरीकैन उनका रोल चाहते हैं, अगर वो हर मसले को हल नहीं कर सकते। सही, ये इसमें एक सिल्वर लाइनिंग मैं अनवर साहब आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब आप क्योंकि बात कर रहे हैं ट्रंप की और कश्मीर इशू की, आपको लगता है कि अब ट्रंप ने एक चीज़ जो बदली वो ये भी है कि अब जब वो बात करते हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान को साथ
रख के जो है वो बात करते हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो टैरिफ्स के हवाले से हो, चाहे वो सीज फायर या ट्रेड के हवाले से हो, तो इंडिया और पाकिस्तान को साथ रख के जो है वो अब अमेरिका में ये डिस्कशन हो रही है। रादर देन जब हम पाकिस्तान की बात करते थे अमेरिका की तरफ से, तो वो पाक अफगान पॉलिसीज जो होती थी उस पर काफ़ी एतराज़ भी उठाया जाता था कि आप हमें सिर्फ टेररिज्म से और अफगानिस्तान से रिलेट ना करें। तो ये एक शिफ्ट आया है और इसको हमें अब आगे लेके चलना जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। ये भी बहुत अहम एक और बहुत अहम नुकते को आपने हाईलाइट किया है। बात यह है कि इसमें तो हमाकतें हैं ना, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जिसकी वजह से उनके यहाँ बड़ी मूवमेंट भी चल रही है उनके खिलाफ। बहुत से लोग बातें करने लगे हैं कि इंडिया ने बड़ी कोशिश करके अपने आप को पाकिस्तान से डीहाइफिनेट किया था, और वो कहते हैं ये क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिया खुद अपने तौर पे बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ हमारी बात करें। अब उन्होंने हमला करके दोबारा हाइफिनेट कर दिया है, और जो एक पाकिस्तान की पोजीशन रही है हमेशा से कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको हल किया जाए वरना किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, वो बात फिर हाईलाइट हो गई है। और मैं समझता हूँ अब इंडिया को एक तवील अर्सा लगेगा अपने आप को दोबारा डिहाइफिनेट करने में, क्योंकि उन्होंने ये जंग करके ये साबित कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा मौजूद है और कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जरूर है। तो अब तो ये फिर अनवर साहब इसके साथ ये भी कि जो हम देख रहे हैं इसको बहुत सारा इस वक्त इंडिया में अगर आप फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, जयशंकर साहब पे भी आ रहा है, मोदी साहब भी आ रहा है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिप्लोमेटिक डिजास्टर, बल्कि वो कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइटैनिक हैज़, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उनका डूब गया है। कि इस तरह के इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है तल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज उन्होंने वो भी कर दिया, उन्होंने एप्पल को भी कह दिया कि जनाब कि आप वहाँ पर $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया नाराज़ है कि ट्रंप साहब ने ट्वीट करके बार बार कहा चीज़ करे, वो मोदी साहब ने तकरीर में कहा जनाब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी। तो इससे बड़ी डिप्लोमेटिक डिजास्टर तो हम नहीं देख रहे जो अभी हो रही है आजकल उनको जयशंकर साहब के दौर में या मोदी साहब के दौर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये डिजास्टर उनका अपना बनाया हुआ है, उसके लिए सदर ट्रंप को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपको किसने कहा? उन्होंने मेरा ख्याल है इंडिया खुद अपने बयानिया का शिकार हो गया। इंडिया ये समझता था कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है अपने आप को डिफेंड कर सके और हम जाएंगे और बड़ी आसानी से काफी नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा नहीं हो सका, उनको डिसएंगेज करना पड़ा। अब जब डिसएंगेज करके वापस आए तो वो जो आपने देखा यकलख पाकिस्तान का जो स्टेटस था वो बहुत बढ़ गया, बहाल हो गया और जो है इंडिया के इमेज को नुकसान पहुंचा। तो अब तो ये इसके लिए इसके नतायज जो है वो मेरा ख्याल है मोदी साहब को भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जयशंकर साहब के दौर में 2019 से आए बहुत ज्यादा सख्त उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी स्पेशली पाकिस्तान की तरफ। आज हम देख रहे हैं कि यूरोपियन के साथ उनकी लड़ाई हुई, अभी उन्होंने ये वार से पहले शटअप कॉल दी थी कि हमें लेक्चर ना दें, वाज ना करें। फिर सऊदी अरब ईरान ने दरमियान में कोशिश की, वो नहीं उनसे कोई बातचीत बन सकी। फिर हमने देखा कि जनाब अमेरिकन के साथ भी अब उनके हेड ऑन हो चुका है कि हम देख रहे हैं अमेरिकन सदर कुछ और कह रहे हैं, मोदी साहब कुछ और कह रहे हैं, जयशंकर साहब कुछ और कह रहे हैं। तो इतनी जो यहाँ पे उसमें चलेगा डिप्लोमेटिक एक आइसोलेशन का शिकार हुआ है इंडिया। आपको लगता है कि इसको ब्रिज कर सकेंगे यहाँ पे ट्रंप साहब और मोदी साहब? वक्त लगेगा। इंडिया के पास अभी भी बहुत कार्ड्स हैं, बहुत कुछ बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, चाइना के लिए जरूरत है अमेरिका को। मैं आपकी बात कर रहा हूं, दुनिया इस दफा इस बात से ब्लैकमेल नहीं हुई। मेरा ख्याल है कोई नहीं ब्लैकमेल, वो पहले होते थे ये कि हाँ इंडिया बड़ी इकॉनमी है, बड़ा बिजनेस है, बड़े पैसे हैं, बड़ा कारोबार है, इसलिए शायद एरोगेंस भी आ गए थे उनमें, डैम केयर एटीट्यूड भी आ गया। यूरोपियन को भी शटअप कॉल दे दी उन्होंने, अमेरिकन को भी दे दी। आजकल उनके जल से जुलूस मेरे नारे शारे भी लगाए गए हैं कि ट्रंप साहब के खिलाफ। उधर चाइना के साथ भी नया मास खुल गया है। तो आपको लगता नहीं है कि वो अपने आप को किसी बंद गली की तरफ लेके गए डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स एक इमर्जिंग बिग पावर? यही होना था। अभी आप सुपर पावर बने नहीं हैं और आपने सुपर पावर के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दिया है। आप देखें इस तरह के बयान तो अमेरिका भी नहीं देता, चाइना भी नहीं देता, जिस तरह के बयान इंडिया ने या यूरोपियन यूनियन भी नहीं देती जिस तरह के बयान इंडिया ने देने शुरू कर दिए थे। तो अब अगर आप इतना एग्रेसिव आपका पोस्चर होगा, ये तो वही बात है जो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने अपने खित्ते में हर मुल्क को, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
सारों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है और सब उसके बारे में उनके कंसर्न्स हैं अपने अपने। तो अब वो इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे करना चाह रहा है और अगर उस तरह करेगा तो उसके नताइज होंगे और नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब अमेरिका या तो इंडिया वेट करता और सुपर पावर बन जाता और उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट होती कि लोग डरते अमेरिका को रिप्लेस कर चुका होता है एज मेन वेपन सप्लाई टू द वर्ल्ड, अमेरिका को रिप्लेस कर चुका होता है एज द मेन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो फिर तो बात बनती। लेकिन अभी तो आप बने नहीं हैं, अभी तो आपके यहाँ 70% लोग गुर्बत में रहते हैं, अभी आपके यहाँ किसान खुदकुशी करते हैं, आपके यहाँ अभी जो है एक मुल्क का बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत और अफलास में रह रहा है और आपने अभी से अगर अमेरिका की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है तो फिर तो ये होगा ना। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनवर इकबाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि इस जंग की वजह से क्रिकेट की दुनिया में जो है वो कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान और इंडिया को, और अब PSL वापस शुरू होने वाला है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाक भारत जंग में क्रिकेट की दुनिया में कितना नुकसान हुआ उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह हमने देखा कि यहाँ पे PSL जारी था, वहाँ IPL जारी था और उसको जो है वो बीच में हॉल्ट करना पड़ा। अब PSL के हवाले से जो है वो खबरें आ रही हैं कि 17 से जो है वो वापस से मैचेस शुरू होंगे। 8 मैचेस जो हैं वो गालिबन रह गए हैं, वो शुरू किए जाएंगे। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट डॉक्टर नौमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। रऊफ भाई और रबिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सर, सेम हियर जी। बताइएगा PSL जो है वो वापस स्टार्ट हो रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं जो चले गए हैं या नहीं? आखिरी 8 मैचेस शायद रहते हैं और अब जो ये बाकी मैचेस रहते हैं, यू थिंक दे विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस? देखें, एक तो नंबर 1 रबिया, ये PSL कोई इतनी अच्छी हुई नहीं अगर मैं ये देखूं कि कंपटीशन के लिहाज से या फॉरेन कास्ट के लिहाज से। और ये जो इंटरप्शन आया जो कि ऑब्वियसली कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस से फोर्स्ड इंटरप्शन थी और उसमें हमने देखा, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि फॉरेन कास्ट कुछ तो आ रहे हैं लेकिन कुछ जो हैं वो दे हैव केप्ट देमसेल्फ अवे, जिनमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौशल मेंडेस और मिचेल ओवेंस जो है उन्होंने IPL ज्वाइन कर लिया। अच्छा। वो उन्होंने PSL वैसे ही छोड़ दी, डिफॉल्ट में वो उधर चले गए। सिकंदर रजा के लिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जिम्बाब्वे का हिस्टोरिक टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, तो वो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे नेशनल ड्यूटी को। एंड देन रासी वैन ड्रेसन जो पहले नहीं आए थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहे हैं। नवीनुल हक जो अफगानिस्तान के हैं उन्होंने पेशावर ज़ालमी को ज्वाइन किया। जेम्स विंस और बेन मैकडर्मिट और डेविड वॉर्नर और मोहम्मद नबी वो कराची किंग्स में वापस आ रहे हैं। मार्क चापमैन जो थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ गए हैं। डेविड वीजे जो है वो लाहौर के लंदर्स को छोड़ गए हैं। शकीबुल हसन जो कि आजकल कंट्रोवर्शियल हुए हुए हैं बिकॉज वो बैन हो गए हुए हैं उसकी वजह से, अपने एक्शन की वजह से, वो लाहौर के लंदर्स ने लिया है। और एक आयरिश प्लेयर लिए जॉर्ज मुंसे, वो कराची किंग्स ने लिए हैं। तो ये टोटल अभी तक आपकी फॉरेन कास्ट है। बहुत सारे प्लेयर्स दे हैव रिफ्रेन्ड एंड दे हैव केप्ट देमसेल्फ अवे। तो ये तो होता है। बाकी जहाँ तक आपका ये इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो इंडिया ने तो पहले ही जंग बनाई हुई थी। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है उन्होंने तो आपके वैसे ही रिलेशनशिप सर्वे किए हुए थे। बिल्कुल। और जी, और अगर आप मुझे 5 से 10 सेकंड दें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 52-53 में पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो शुरू हुआ था, बल्कि पहला जो टूर था पाकिस्तान का ऑफिशियल दैट वाज टू इंडिया इन 1952-53। फिर 54-55 में इंडिया पाकिस्तान आया और 4 टेस्ट मैच थे और दोनों डर डर के खेले। 4 दिन के टेस्ट थे कि हार कोई ना जाए, तो वो स्टेल और बोरिंग ड्रॉ हुआ। उसके बाद देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 7 इयर्स और फिर पाकिस्तान इंडिया गया 1960-61 में। बड़ी कंट्रोवर्शियल सीरीज हुई थी जहाँ पे मुंबई में एक तमाशाई ने ट्रेन स्टेशन पे हनीफ मोहम्मद को ब्लेड मार दिया था हाथ में कि उन्होंने बॉम्बे में 100 किया हुआ था। तो इस किस्म की कंट्रोवर्सीज हुई और फिर वॉर की वजह से जो 65 एंड देन 71 फॉर 17 इयर्स इंडिया पाकिस्तान नेवर प्लेड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, 17 साल का गैप था। फिर 1978-79 में वो एपिक सीरीज हुई जो ज़हीर अब्बास ने डोमिनेट की और फिर 79 में हम गए और हमें बड़ी मार लगी। अगर आपको याद हो 85-86 में इंडिया पाकिस्तान आया हुआ था और असैसिनेशन हो गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। 84 था वो, 84 वो अबॉर्ट हो गया था वो टूर। और देन उसके बाद हमारा स्कर्मिशेस रही। 99 में हमने हालांकि टूर किया जब बाल ठाकरे की
वो जो पार्टी थी उन्होंने विकेट भी खो दी और थ्रेटन किया था कि अगर पाकिस्तान आएगा तो वी विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान प्लेयर्स, लेकिन हम फिर भी गए थे वहाँ पे 99 में। उसके बाद से 2 सीरीज हुई और आईसीसी के हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं, एंड वेयरएज बायलैटरल सीरीज जो लास्ट है पाकिस्तान वो 2007 में खेला था, तो इट्स ऑलमोस्ट 19 ईयर्स नाउ कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच क्रिकेट खेली है एक दूसरे के साथ। तो ये वॉर और नो वॉर इंडिया का एक अजीब सा स्टांस रहा है पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब, आप क्या लगता है आपको, ये जो भी आपने बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री बनाई हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इससे तो लगता है कि पाकिस्तान इंडिया जो है ये कोई इतने ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली जितना हमारे यहाँ जुनून समझा जाता है। अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो कुछ हुआ है ये कितने साल मजीद क्रिकेट नहीं होगी? पहले भी खैर नहीं हो रही थी, अब मजीद कितने साल नहीं होगी जो अभी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ किया है? इसमें रघु भाई 2 चीज़ें, आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था उनकी, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं, और वो ऑब्वियसली इंडियन है और जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने तो बहुत कैटेगोरिकली जो है अपनी ग्लोरीफाई किया हुआ था इंडियन आर्मी को और प्रो इंडिया उन्होंने एक प्रेशर दिया हुआ है। और आपका एशिया कप आना है, हालांकि एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल इस वक्त रोटेशन पे जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन नकवी साहब हैं, ही इज हेडिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल जो पीसीबी के चेयरमैन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि या इंडिया विड्रॉ करेगा या एशिया कप नहीं होगा सितंबर में जो 2025 में था, और मुश्किल लग रहा है। और अब ये चीज़ जो है जितनी नदामत इंडिया ने उठाई है, जो भी उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, शायद उनको ऐसा बिफिटिंग रिस्पांस वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और अंडर प्ले कर रहे थे पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को या पाकिस्तान की पोटेंशियल को। और ये जिस भी आप बात कर रहे थे, जिस हमारी पैराडाइम शिफ्ट हुई है और हमें एक मेन स्ट्रीम में सेंट्रल हमें एक इम्पैक्ट मिला है और दोबारा हमारी री इनकारनेशन और रिजुविनेशन हुई है, मेरा नहीं ख्याल है। सर ये बताइएगा, अभी आपने बताया कि 2-3 खिलाड़ी पीएसएल छोड़ के आईपीएल चले गए, खतरा तो दोनों मुल्कों को था, पाकिस्तान में भी था, वही भारत में भी था। एक कंट्रैक्ट क्लास में लिखा नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ खतरा है, इंडिया में खतरा नहीं है, उन खिलाड़ियों के साथ कंट्रैक्ट हैं, पैसे लिए हैं, उसकी कोई क्लास नहीं है कि आप अगर मतलब एक रनिंग आप जो लीग है उसको छोड़ के दूसरी में नहीं जा सकते। ये किस तरह के कंट्रैक्ट किए गए थे सर? सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल, इससे पहले भी बॉश भी चला गया था अभी बीच में छोड़ के, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस तो हैं, और ब्रीच वो करके वो पेनल्टीज देने को तैयार हो जाते हैं या बैन लेने को। उसका एक रीज़न है, मैं लाइटर टोन में आपको ये बताऊंगा। जो पीएसएल से इन फॉरेनर्स को चेक मिलता है उस पर ज़कात जो है वो मिलती है, और जो आईपीएल से चेक मिलता है उसमें ज़कात कटती है। So that is the difference. अच्छा ये बताएं, बोर्ड में कोई चेंजेस कोई एक्सपेक्टेड हैं, कोई देख रहे हैं, या इसी तरह चलता रहेगा सर? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। मुझे ये बताइए कि क्या जवाब था कि आपके पास बाय डिफॉल्ट गैरी कर्स्टन और जो है वो जेसन गिलेस्पी जैसे आउटस्टैंडिंग कोचेस आ गए थे, और आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वो गलत बात करते नहीं, वो जो है उन्होंने उनको, वो जो एक माफिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने उनको फारिग करवा दिया। फिर आकिब जावेद इंटरिम कोच हुए, वहाँ पे फेलियर के बाद अब आप थैंक गॉड उनको उनकी जगह पे भेजा, वो अच्छे हैं। इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनके एक रिज्यूमे है, उनका एक सैम्पल साइज है। लेकिन अभी चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स सुनने में आ रहा है कि जी शायद वो रिटेन करना चाह रहे हैं आकिब, लेकिन सरफराज अहमद को लाया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी में एज चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने माइक हैसन को जो कोच लिया है वाइट बॉल, माइक हैसन न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत सक्सेसफुल कोच रहे थे। हालांकि इनका पीछे क्रिकेट ही नेवर बीन अ क्रिकेटर, एक आधे मैच में मैच रेफरी रहे हुए हैं, लेकिन इन्होंने रॉस टेलर और ब्रेंडन मैकलम की दोस्ती करवाई थी 2012-13 में, और 2018 में ये रिजाइन कर गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बहुत परवान चढ़ी थी जब ये कोच थे, लेकिन उसके बाद इनको किसी भी इंटरनेशनल आउटफिट में मेजर अट्रैक्ट नहीं हुए, और ये अर्जेंटीना, कीनिया, वहाँ पे भी सिक्योरिटी रीजन में नहीं गए, बांग्लादेश के कोच रहे, और फिर ये अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को पाकिस्तान सुपर लीग में करें क्योंकि आईपीएल से ये फारिग हो गए थे। सो इनको सुना कि $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो उसके मिसबल हक की बातें सुनने में आ रही थी कि शायद वो भी आ रहे हैं कोच के तौर पर सर। बताने लगा हूं, बता लीजिए व्हाइट बॉल कोच आए हैं माइक हैसन। टाइम हमारे पास थोड़ा, हम आपसे ज्यादा खबरें लेना चाहते हैं, दैट्स द रीजन सर सेगमेंट है हमारा। इनको $500,000 दिया जा रहा है जी, जो कि मेरा नहीं ख्याल है इनकी वर्थ है। एनीवेज वो एसएस पाकिस्तान ने बेहतर किया होगा। मिसबाउल हक जो कि एक ज़माने में आपके कप्तान तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जितना डिफेंसिव माइंडसेट उनकी कप्तानी के दौरान आया था प्लेयर्स का, और जो एक माइंडसेट बाद में पाकिस्तान को कॉस्ट कर गया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो पहले आपके उनका ज़हीर अब्बास वाला माइंडसेट था, वो भी जब कप्तान बने थे इसी तरह के इल्ज़ाम लगते थे। एग्जैक्टली। और हेड कोच
ये रहे एक फ्रेंचाइज के। फिर अगर आपको याद हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने इतना किया कि ये चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर भी थे और हेड कोच भी थे, एंड ही फेल्ड मिजरेबली एज ए हेड कोच। तो इसका मतलब आप इनको रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं, यानी कि यू आर रीइंफोर्सिंग फेलियर्स। और वही मेरे वाली बात, ये जो आपके माजी के सुपरस्टार्स हैं, दे हैव बीन द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आपने माजी के सुपरस्टार की बात की, तो मेंटोर्स थे जिनका आपने मेरा ख्याल है पहली दफा बताया था कि वो यहाँ 18-20 हज़ार डॉलर की सैलरीज ले रहे थे और बहुत सारे पैसे ले रहे थे। 5 उनकी नौकरियां तो आप ले बैठे हैं, उन 5 को सुना है, उनको हटा दिया गया है और उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एक्चुअली। हाँ, लेकिन हम उनको रीब्रांड करके कहीं ना कहीं फिर ले आएंगे। अभी ला रहे हैं ना, सरफराज को भी ले आए हम उसमें से। सो हम उनको कहीं ना कहीं से लेके आ जाएंगे रीब्रांड करके। हम तो साइक्लिकली उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वही फेलियर्स हैं और वही रीइंफोर्स करते जा रहे हैं, और आपकी क्रिकेट जो है वो धंसती जा रही है एक दलदल में और ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। और अगर आपने ये मिजाज ना बदला, ये स्टाइल ना बदला, तो आपकी क्रिकेट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन साल के लिए तो हमने 5 मिलियन दिए उनको पर मंथ, मेंटोर्स को 5 मेंटोर्स फॉर अ ईयर जी। और KPI भी नहीं था जी, और उनका कोई अपना वो भी नहीं थी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी नहीं थी, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो तनख्वाहें लेके साइड पे हो गए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उनमें से एक 67 लाख भी ले रहे थे जो उनके हेड थे। वो कौन है सर? वहाब रियाज वाज टेकिंग 6.6 मिलियन, रेस्ट ऑफ देम वर टेकिंग 5 मिलियन अ मंथ। ये पैसे उनको मिल रहे थे, उनको ये इसके लिए, ये क्रिकेट के लिए ये साल सवा साल मिला, जिसमें उनको अभी तक वो नहीं मिला था कि उन्होंने करना क्या है। चैंपियंस लीग करानी थी, चैंपियंस कप कराना था, वो भी हम अबॉर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम विजिट कर रहे हैं कि इनको यार इनकी तो चांदनियां लग गई। वैसे ये पाकिस्तानी कौम सुन रही होगी, वो तो कह रही होंगी हम दुनिया के डॉलरों की मशीन जो है ना, वो वहाँ पे उसमें अमेरिकन बैंक के पास नहीं है, वो तो डॉलरों की मशीन हमारे पास लगी हुई है। 18-20 हज़ार डॉलर अपने मेंटोर्स के नाम पे दे रहे हैं, 66-67 लाख तनख्वाहें। ये तो मेरा ख्याल वज़ीर आज़म तक के मुंह में पानी आ जाता होगा। बड़े बड़े लोगों को यार इतनी तनख्वाहें मिलती है, तो हम या वज़ीर आज़म, वज़ीर या चेयरमैन वगैरह ला के क्या करें? हमें तो जाना चाहिए था जनाब। वहाब रियाज साहब आप बता रहे 6.7 मिलियन, 6.6। मैं कहता हूँ इनको 1 करोड़ भी दे दें, लेकिन यार ये कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को वापस तो करें। पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ करें तो सही। कर क्या रहे थे? दैट इज इन प्रॉब्लम। अब सुनने में आ रहा है कि वही जो मैं बात करता हूँ कि बायोमैकेनिक्स लैब लम्स के साथ अपनी एक्टिवेशन कर रहे हैं। जब तक आप ये साइंटिफिकली इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, और आप अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक नहीं करेंगे और इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, ये जो आपके फेलियर्स हैं, ये क्रिकेटर्स बहुत बड़े थे, लेकिन ये अब टेक्निकल जॉब्स हैं, यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए जो कि चेयरमैन, देखें चेयरमैन से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन वो अपनी टीम तो अच्छी बनाए ना। उनको अब तक तो समझ आ जानी चाहिए कि कौन जो है वो। चेयरमैन साहब के यार दोस्त पैसे बड़े अच्छे बना रहे हैं, बाकी टीम बने मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट दें कि यारों दोस्तों को उन्होंने वो करवा, अयाशी करवा दिया। अगरचे बोर्ड के पैसे पे करे, जेब से तो कोई नहीं करता। बहरहाल ये क्रेडिट है उनका, दोस्तों को उन्होंने खुश किया। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत जंग के तनाजुर में हमने देखा कि PSL को जो है वो हॉल्ट कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग मैचेस को UAE में शायद शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि PSL का आगाज़ जो है वो 17 मई से हो रहा है। 17 मई को जो है वो बाकी 8 मैचेस का आगाज़ हो जाएगा रावलपिंडी ग्राउंड में, और फिर फाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा 25 मई को। तो जो ओरिजिनल स्केड्यूल था PSL का, उससे 1 हफ्ता जो है वो ये डिलेड होगा PSL, और उसकी वजह से जो है वो हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश का भी टूर था पाकिस्तान का, उसमें भी जो है वो एक डिले नज़र आएगा, क्योंकि 25 में जो कि फाइनल है PSL का, उसी दिन बांग्लादेश पहला T20 खेलता फैसलाबाद में अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो बातचीत जारी है इस हवाले से। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर सम गुड न्यूज़ एंड गुड क्रिकेट कमिंग in the coming days. See you on Monday. Thank you.